गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शशि रतन आप लोगों को 12th क्लास की अंतरा भाग 2 से पद भाग सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित कविता में पढ़ा रही थी, जिसके प्रथम भाग को मैंने आपको बताया है। अब उसके दूसरे भाग की ओर हम बढ़ते हैं। पहले भाग में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कवि अत्यंत मार्मिक शब्दों में अपनी पुत्री के विवाह के समय का हृदय स्पर्शी चित्रण किया है, जिसमें उनकी पत्नी और पुत्री दोनों की ही याद उनके विलाप में स्पष्ट नज़र आ रही है। कवि अपनी पुत्री का सौंदर्य निहारते हैं तो कभी उसमें अपनी पत्नी की छवि को देखते हैं। यहाँ पत्नी का याद आता अशब्द श्रृंगार बेटी के श्रृंगार के रूप में मुखर हो उठा है। ये हमने प्रथम भाग में आपको बताया था। द्वितीय भाग के अंतर्गत हम लोग देखेंगे श्रृंगार रहा जो निराकार। श्रृंगार रहा जो निराकार। यहाँ निराला कहते हैं कि पत्नी के बाद उनके मन में ही उसका श्रृंगार निराकार रूप में बार बार सामने आता है, यानी कि निराकार बिना आकार का उनके मन में बार बार श्रृंगार पत्नी का श्रृंगार सामने आ रहा है। क्योंकि उसने अपनी पुत्री को विवाह के उपरांत उस श्रृंगार को सजते हुए देखा है, उस श्रृंगार में अपनी पुत्री को देखा है और उसी पुत्री में उस श्रृंगार में उनको अपनी पत्नी का रूप बार बार सामने आता है। रस कविता में उच्छ्वसित धार गाया स्वर्गीय प्रिया संग। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कवि बता रहे हैं कि वह निराकार श्रृंगार वास्तव में रस से उच्छ्वासित कविता की ही धारा थी, जिसे कभी उनकी स्वर्गीय पत्नी ने उनके साथ गाया था। रस कविता में उच्छ्वासित धार गाया स्वर्गीय प्रिया संग, अर्थात वो निराकार श्रृंगार वास्तव में रस से उच्छ्वासित कविता की ही धारा थी, जिसमें कभी उनकी स्वर्गीय पत्नी ने उनके साथ गाया था। भरता प्राणों में राग रंग, अर्थात दोनों के ही कंठ कविता की उस धारा में सधे थे। रति रूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बादल कर बना मही। अर्थात यहाँ पर कवि इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि पत्नी की स्मृति में बेटी को देखते हुए निराला सोच रहे हैं कि उनकी प्रिया के संग का जो राग रंग उनके प्राणों में भरा है, वह कामदेव की पत्नी रति से प्राप्त राग रंग आकाश के समान मोहक और विशाल था। रति रूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बादल कर बना मही, अर्थात वही राग रंग आकाश के समान मोहक और विशाल था। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं ना आमंत्रण। यानी यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं न आमंत्रण, अर्थात उस गरीबी में भी निराला की बेटी की शादी है, यह सोचकर ना कोई स्वजन यानी कान्य कुंज का अर्थ होता है कन्या के पक्ष से कोई भी परिवार के सदस्य या लोग आए नहीं, और ना ही निराला ने अपने स्वाभिमान के कारण उनको आमंत्रित किया था। यानी कि निराला की ज़िंदगी बहुत ही गरीबी में थी और उन्होंने अपनी बेटी की शादी में किसी को आमंत्रित नहीं किया था। कोई कन्या कुंज परिवार के लोग वहाँ आए नहीं थे। था भेजा गया विवाह राग भर रहा ना घर निसी दिवस जाग। अर्थात यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से, निराला सोचते हैं कि विवाह के समय अगर उनकी प्रिया
वहाँ होती तो विवाह का एक राग पूरे घर में रात दिन नजर आता। निराला यहाँ सोच रहे हैं कि अगर मेरी पत्नी इस विवाह में होती, उसकी बेटी की यहाँ शादी होती, तो घर का माहौल क्या होता। पूरा घर उस शादी के माहौल में रमा रहता। लेकिन उस पुत्री की माँ नहीं है। आज घर में उस स्त्री की कमी खल रही है। और निराला यहाँ सोच रहे हैं कि विवाह के समय अगर उनकी प्रिया वहाँ होती तो विवाह का एक राग पूरे घर में रात दिन नज़र आता। यानी पूरा घर का माहौल जो है बहुत ही खुशहाल होता। तब लगता कि यहाँ पे शादी विवाह का माहौल छाया हुआ है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, प्रिया मौन एक संगीत भरा, प्रिया मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। अर्थात इस पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि वहाँ मौन का वातावरण है, जिसमें उनकी पत्नी की याद का ही संगीत घर में भरा हुआ है। यानी कि वहाँ माँ नहीं है और फिर भी उस घर में ऐसा लग रहा है कि उसकी यादें हर तरफ बिखरी पड़ी है, घर में भरा है। और उसी वातावरण में उनकी बेटी को नया जीवन और नया स्वर मिला है। अर्थात वैसे ही समय में आज उसकी बेटी को नया जीवन और नया स्वर मिला है। अर्थात आज वो उनकी पुत्री विवाह के बंधन में बंध रही है और उस पुत्री को देखकर कवि के मन में जो पत्नी के प्रति यादें हैं वो पूर्ण रूपेण ताज़ा हो गई हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से हमने जाना कि किस तरह से कवि अपने स्वर्गीय पत्नी का चित्रण कर रहे हैं, उनके अपनी पुत्री के श्रृंगार रूप को देखकर। यहाँ पर अर्थ के साथ साथ कवि ने जो काव्य सौंदर्य डाला है उसको हम लोग देखेंगे। निराला ने अपनी बेटी के विवाह के समय अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद का चित्रण अत्यंत ही मार्मिक शब्दों में करते हुए कह रहे हैं कि उन्हें अपनी बेटी के रूप रंग में अपनी पत्नी का रूप रंग दिखता है। उन्हें इस समय अपनी पत्नी का निराकार श्रृंगार याद आता है, जिसकी तुलना वह रति के साथ करते हैं। रति अर्थात प्रेम से करते हैं। निराला कहते हैं कि उनकी पुत्री के विवाह के समय ना तो कोई आया था और ना ही उन्होंने किसी को बुलाया था। उन्हें लगता है कि यदि उस समय उनकी पत्नी वहाँ होती तो पूरे घर में विवाह का संगीत गूंज रहा होता। परंतु पत्नी के न होने पर भी घर के मौन वातावरण में निराला को अपनी पत्नी की याद का संगीत गुंजायमान लगता है। ऐसा संगीत जिसमें उनकी बेटी को नया जीवन और नया स्वर मिल रहा है। इसके अंतर्गत काव्य सौंदर्य के अंतर्गत उन्होंने इस काव्य में भाव की भी सुंदरता को उत्पन्न करते हुए भाव की सुंदरता को यहाँ किस प्रकार प्रकट किया है वो भी हम देखेंगे। यहाँ निराला ने अपनी बेटी के विवाह के समय उसकी माँ के न होने पर अपने मन की वेदना का भाव, अपने उस दुख को प्रकट किया है जो उन्हें बेटी के सौंदर्य के देखने के बाद उनकी पत्नी की याद के रूप में सता रहा है। निराला को अपनी पत्नी का स्वरूप अपनी बेटी के सौंदर्य में दिखाई देता है। बेटी के विवाह के समय ना तो कोई मेहमान आमंत्रित हैं और ना ही कोई गीत संगीत हो रहा है, जबकि शादी ब्याह में पूरा घर गूंजता है। शादी का माहौल ही ऐसा होता है कि घर में खुशहाली बिखरी पड़ी होती है। देखने से ही समझ में आ जाता है कि इस घर में विवाह उत्सव हो रहा है। इस मौन में भी निराला को घर में अपनी पत्नी की याद का संगीत सुनाई देता है, जिसमें वह अपनी बेटी को एक नया जीवन, एक नया स्वर प्राप्त करते हुए देखते हैं।
यहाँ पर कवि ने काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य के साथ साथ शिल्प सौंदर्य पर भी बहुत ध्यान दिया है। उसके शिल्प सौंदर्य को भी हम देख लेते हैं। निराला ने यहाँ अपनी बेटी के सौंदर्य और उसमें अपनी पत्नी की छवि को देखने के मर्मांतक विवरण को चित्रित किया है। वे अपने इस अनुभव को हृदय स्पर्शी शब्दों में पाठक तक पहुंचा रहे हैं। उनकी निर्धनता के कारण बेटी के विवाह में राग रंग कुछ भी नहीं है, यानी कि बहुत गरीबी अवस्था में थे, इसलिए घर में कोई भी ऐसा राग रंग प्रस्तुत नहीं हो रहा है, ना ही उन्होंने किसी को आमंत्रित किया है इस विवाह में। परंतु वे इसमें अपनी स्वर्गीय पत्नी न होने पर उनकी याद को ही एक मौन संगीत के रूप में चित्रित कर रहे हैं और उसी मौन संगीत में अपनी बेटी के नवजीवन की कल्पना भी कर रहे हैं। इस पूरे काव्य में तत्सम और तद्भव शब्दों की गूंज कवि के हृदय की वेदना को अत्यंत सजीव बना रही है। रति रूप में यहाँ पर सारे शब्दों में उपमा अलंकार की प्रस्तुति भी की गई है। तो देख रहे हैं हम लोग कि किस तरह से निराला ने दूसरे खंड के अंतर्गत अपनी बेटी के विवाह के समय में अपनी पत्नी की छवि उसकी सुंदरता में देखते हैं और किस तरह से अपने शब्दों को यहाँ पर चित्रित कर रहे हैं। अपने उस दुख का अनुभव, अपने उस दुख की गाथा को कैसे शब्दों में पिरो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये खंड अच्छी तरह से समझ में आई होगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का तीसरा खंड हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और अगर आपको इसमें कहीं संदेह हो, कुछ समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।